हमारी आज की इस डीप डाइव चर्चा का केंद्र यही विरोधाभास है। और हमारा उद्देश्य इस चर्चा में इस अदृश्य चीज को समझना है जिसे अकाउंटिंग की भाषा में गुडविल कहते हैं। अकाउंटेंट्स यानी वो लोग जो ठोस गणित और नकद पैसों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो इस ब्रांड वैल्यू का गणितीय मूल्यांकन कैसे करते हैं, ये समझना अपने आप में बहुत रोमांचक है। बिल्कुल। आम बोलचाल में तो हम इसे रेप्यूटेशन या अच्छी साख कह देते हैं। अब वो मोमेंटम है जो पहले ही बन चुका है। अरे वाह, ये मोमेंटम वाली उपमा तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है कि एक स्थापित ब्रांड का जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, यानी नए ग्राहक को जोड़ने का खर्च, वो लगभग शून्य हो जाता है। एकदम सही पकड़े हैं। लोग खुद चलकर उनके पास आते हैं। वो बिना किसी विज्ञापन के उस ब्रांड पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा भविष्य के एक पक्के कैश फ्लो की गारंटी देता है, जो कि एक नई कंपनी के पास बिल्कुल नहीं होता। हाँ, और इसी गारंटी की वजह से अकाउंटिंग की भाषा में इसे इंटैंजिबल एसेट या अमूर्त संपत्ति कहा जाता है। अमूर्त होने का अर्थ ये कतई नहीं है कि उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। मतलब सिर्फ इसलिए कि हम उसे जमीन या मशीन की तरह छू नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं कि वो है नहीं। बिल्कुल। जब ये अमूर्त संपत्ति काम करती है तो ये बैलेंस शीट पर वास्तविक खर्च करने योग्य नकदी पैदा है। वित्तीय जगत इस अमूर्त संपत्ति को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांटता है। पहला है परचेज्ड गुडविल यानी खरीदी गई ख्याति, और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी स्वनिर्मित ख्याति होता है। तो चलिए इस स्पष्टता की गहराई में थोड़ा और उतरते हैं। शुरुआत परचेज्ड गुडविल से करते हैं। ठीक है। जब कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस का नाम और साख खरीदने के लिए सच में पैसे चुकाता है, तो उसका गणित कैसे काम करता है? हमारी अध्ययन सामग्री में एक शब्द बार बार आता है, नेट एसेट्स। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए नेट एसेट्स का गणित समझना सबसे जरूरी है। जब कोई कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को खरीदती है, तो वो केवल एक नाम नहीं खरीद रही होती, वो एक पूरा ढांचा खरीद रही होती है। जी। नेट एसेट्स का सीधा सा फॉर्मूला है बिजनेस की कुल संपत्ति यानी एसेट्स माइनस उसकी कुल देनदारियां यानी लाइबिलिटीज। इसे एक जमीनी उदाहरण से समझते हैं जो हमारे स्रोत में भी दिया गया है। मान लीजिए शहर के बीचों बीच एक बहुत ही मशहूर और पुरानी मिठाई की दुकान है। ठीक है। अब मैं उस दुकान को खरीदना चाहता हूँ। हाँ। सबसे पहले मुझे उसकी नेट एसेट्स की गणना करनी होगी। मैं उस दुकान की जमीन की कीमत लगाता हूँ, अंदर के डिस्प्ले काउंटर, ओवन, जो भी कच्चा माल रखा है, उन सब का हिसाब लगाता हूँ। मान लेते हैं कि इन सभी चीजों की कुल कीमत 12 लाख रुपए है। हाँ। इसके बाद मुझे पता चलता है कि दुकान मालिक को दूध वाले और सप्लायर्स के 2 लाख रुपए चुकाने हैं, जो उसकी लायबिलिटी है। तो यहाँ नेट एसेट्स की कीमत 12 लाख रुपए के कुल संपत्ति में से 2 लाख रुपए की देनदारी घटाने के बाद 10 लाख रुपए बचती है। यानी उस बिजनेस का जो भौतिक और वास्तविक मूल्य है वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो कागजों के हिसाब से मुझे दुकान मालिक को 10 लाख रुपए देने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो मालिक कहता है कि भाई मेरी दुकान तो पूरे शहर में मशहूर है, मैं इसे 10 में नहीं 12 लाख रुपए में दूंगा, और मैं वो 12 लाख रुपए चुकाने के लिए राजी भी हो जाता हूँ। तो यहाँ जो 2 लाख रुपए आपने भौतिक मूल्य से ऊपर दिए हैं वही परचेज्ड गुडविल है। आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे हैं। हाँ, उसने 20 साल तक ग्राहकों का भरोसा जीता, बेहतरीन मिठाइयां बनाई, तब जाके वो वीआईपी पास बनाना। उसकी उस मेहनत को बैलेंस शीट में जगह क्यों नहीं मिलती? ये तो सरासर अन्याय है। आपकी बात बिल्कुल वाजिब लग रही है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसी भी व्यापार की आत्मा होती है। ये सालों की मेहनत, अच्छी सर्विस और ईमानदारी का ही फल होता है। तो फिर इसे कागजों पर क्यों नहीं दिखाते? जैसे एक दर्जी का उदाहरण लेते हैं। शहर का एक मास्टर दर्जी है जो पिछले 20 सालों से अपनी शानदार फिटिंग के लिए मशहूर है। जी। में बहुत अजीब और अन्यायपूर्ण लगता है। जो खुद बनाता है उसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं, और जो पैसा फेंक कर खरीद लेता है उसकी संपत्ति तुरंत कागजों पर आ जाती है। तो ऐसा नियम बनाया ही क्यों गया है? अगर वो दर्जी अपनी बैलेंस शीट में खुद ही अपनी गुडविल लिख दे तो दिक्कत क्या है? मैं एक अनुमान लगाता हूँ। बताइए। क्योंकि यहाँ कोई लेन देन नहीं हुआ है तो इसकी कीमत तय करने का कोई पक्का तरीका नहीं है। अगर दर्जी को खुद कीमत तय करने की छूट दे दी जाए तो वो कह देगा कि मेरा नाम 10 लाख का है। बिल्कुल। और अगर ये छूट सबको मिल जाए तो कोई भी घाटे में चल रही कंपनी अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए कह देगी कि हमारी गुडविल 100 करोड़ की है। ये तो निवेशकों को बेवकूफ बनाने का सबसे आसान तरीका हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
इसी डर और सावधानी के पीछे अकाउंटिंग का एक बहुत ही गहरा दर्शन छिपा है, जिसे अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवाद कहा जाता है। अच्छा, कंजर्वेटिज्म। हाँ, ये सिर्फ धोखाधड़ी रोकने का नियम नहीं है, ये पूरी वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार है। ये सिद्धांत कहता है कि वित्तीय दुनिया में हमेशा सावधानी और शक के साथ आगे बढ़ो। इसका मतलब ये कि अगर बिजनेस में कोई संभावित नुकसान होने वाला है, जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उस संभावित नुकसान को तुरंत बैलेंस शीट में दिखा दो। लेकिन अगर कोई संभावित फायदा या गुडविल है, तो उसे तब तक मत दिखाओ जब तक उसके बदले सच में नकद पैसा ना मिल जाए। अरे वाह, मतलब व्यापार की दुनिया में बुरी खबर को तुरंत मान लिया जाता है, लेकिन अच्छी खबर को तब तक सच नहीं मानते जब तक कि पैसे का लेन देन ना हो जाए। एक जो से गायब होती है। तो अब तक हमने जो भी गहराई से समझा है उसका एक तेज तार निकाल लेते हैं। गुडविल बिजनेस का वो मोमेंटम है जो एक्स्ट्रा मुनाफे की गारंटी देता है। ये एक अमूर्त संपत्ति है। हाँ, और अगर इसके लिए सच में कीमत चुकाई गई है, यानी बिजनेस खरीदते समय एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है, तो वो परचेस्ड गुडविल है जो बैलेंस शीट में दिखेगी। और जो सालों की मेहनत से खुद बनाई गई है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसे सटीक माप न होने के कारण बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। बिल्कुल सही सार निकाला आपने। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। वो क्या? हमने उस दर्जी की बात की जिसे नाम बनाने में 20 साल लग गए, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में जहां एक रातों रात वायरल हुआ वीडियो या किसी ऑनलाइन ऐप पर हजारों 5 स्टार रिव्यूज की बाढ़ किसी अनजान बिजनेस की रेपुटेशन को कुछ ही घंटों में आसमान पर पहुंचा सकती है। सच में डिजिटल दुनिया की गति बहुत तेज है। हाँ, तो जो मोमेंटम बनाने में पहले दशकों लगते थे, वो आज कुछ ही दिनों में हासिल किया जा सकता है। ये वायरल साख भी तो एक्स्ट्रा मुनाफे की गारंटी दे रही है। बिल्कुल दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्वनिर्मित ख्याति बनाने का वो पुराना 20 साल वाला तरीका अब बदल रहा है? ये सोचने वाली बात है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भविष्य में कभी अकाउंटिंग के नियमों को, जो अभी सिर्फ नकद लेन देन को ही सच मानते हैं, इस तेज डिजिटल भरोसे को मापने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल है। भविष्य की अकाउंटिंग को शायद इस चुनौती का सामना करना पड़े। बिल्कुल। हम इस विचार के साथ अपनी आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय और एक नए नजरिए के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।